नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डायरेक्टर मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल. I have been your friend, philosopher and guide for last 45 years in your city. दोस्तों, आज हम फिर एक नए टॉपिक के साथ आए हैं. आज का टॉपिक है एंडोमेट्रियोसिस. ये टॉपिक ऐसा है जो ना सिर्फ पेशेंट्स के लिए डिफ़िकल्ट है समझने के लिए, बल्कि डॉक्टर्स के लिए भी एक एनिग्मा है. ये इतनी परेशान करने वाली तकलीफ़ है महिलाओं के लिए कि इसको स्कॉर्च इन अ वुमेन्स लाइफ कहते हैं. इसका मतलब जैसे कि एक बहुत बड़ा पनिशमेंट जो लाइफ लॉन्ग एक व्यक्ति को, एक महिला को झेलना पड़ता है और उसकी वजह से तकलीफ़ उठानी पड़ती है. ये इस तरह की परेशानी है. एक्चुअली होता क्या है एंडोमेट्रियोसिस, पहले ये मैं समझाने की कोशिश करूँगी थोड़ा. नॉर्मली क्या होता है, जब हर मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो यूट्रस है, बच्चेदानी, इसके जो अंदर की लाइनिंग है वो आधी शेड हो जाती है और शेड होके ब्लड के साथ ये वजाइना के थ्रू निकल जाती है. पर कभी कभी ये जो लाइनिंग है ये बाहर ना निकल के पेट के अंदर दूसरे ऑर्गन्स के अंदर भी चली जाती है और वहाँ पे ही ग्रो करने लगती है. क्योंकि ये जो अंदर की लाइनिंग है ये बहुत हार्मोन सेंसिटिव है. तो हर महीने जब हार्मोन्स बनते हैं और इन अंदर की लाइनिंग में ब्लीडिंग होती है, ये जो बाहर के जो एंडोमेट्रियल डिपॉजिट्स हैं इनमें भी ब्लीडिंग होती रहती है. अब जो अंदर की लाइनिंग की ब्लीडिंग है उसके लिए तो रास्ता है बाहर निकलने के लिए, पर इन डिपॉजिट्स के लिए कहीं कोई रास्ता नहीं है जिससे वो बाहर निकल सके. तो वो अंदर ही अंदर ये डिपॉजिट्स होते चले जाते हैं और इनमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन बनता जाता है और बहुत ज़्यादा इनसे पेन, परेशानियाँ इकट्ठी होती जाती हैं. ये इनसे सिम्टम्स क्या होते हैं, इन कैसे पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है किसी लेडी को. तो इनके सिम्टम्स, सबसे बड़ा सिम्टम तो पेन है. पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, मेंसेस के टाइम पे पेन, या एक बड़ा टिपिकल सिम्टम होता है मेंसेस ख़त्म होने के बाद का पेन. कई दफ़े महिलाएं बहुत हैरान होती हैं कि अब तो पीरियड ख़त्म हो गया, अब क्यों पीरियड हो रहा है, अब क्यों पेन हो रहा है. पेन इसलिए होता है कि बाहर का तो, यहाँ का तो काम सब एकदम, यहाँ शांति हो गई, लेकिन ये कि अंदर जो ब्लड इकट्ठा हो रहा है वो डिस्टेंशन कॉज करता है. उससे पेन 4 दिन 5 दिन पीरियड्स ख़त्म होने के बाद भी बना रहता है. इसके अलावा पेशेंट को बहुत थकान बनी रहती है, उनको सेक्सुअल रिलेशंस के टाइम पे बहुत पेन होता है. कभी कभी उनको बाउल डिस्टर्बेंसेस बहुत होते हैं. कभी कभी बहुत यूरिनरी फ्रीक्वेंसी होती है, यूरिन बार बार पास करना पड़ता है. और सबसे बड़ा और इम्पॉर्टेंट सिम्टम जो है वो है इनफर्टिलिटी. पेशेंट्स कंसीव नहीं कर पाते. जब वो कंसीव नहीं कर पाते देन दे मीट द डॉक्टर और फिर डॉक्टर अपनी डायग्नोसिस करके ये पता करते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं. एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस अक्सर बहुत डिले हो जाती है. इस वजह से एक तो पेशेंट के पार्ट में पेशेंट खुद ही नहीं अपनी तकलीफ़ बताते हैं बहुत ज़्यादा, और इस तरह की पेन किलर्स, इंक्रीजिंग डोजेज़ में पेन किलर्स खाते रहते हैं. वो टाइम निकल जाए किसी तरह से, ना तो वो घर वालों को बताते हैं ना वो डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं. और जब वो डॉक्टर से कंसल्ट करते भी हैं तो क्योंकि ये बीमारी ऐसी है जिसके लिए बहुत कोई डायरेक्ट टेस्ट नहीं है अपने पास, जिससे जब टेस्ट किया कि ब्लड टेस्ट किया कि एक्सरे किया कि अल्ट्रासाउंड किया और इमीडिएटली पता चल गया कि हाँ आपको बीमारी है, वो नहीं पता लग पाता है. इसको डेफिनेटली जानने के लिए हमें एक डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी करनी पड़ती है, जो कि बड़ा एक इन्वेजिव प्रोसीजर है, जिस एक तरह का ऑपरेशन आप समझ सकते हैं. बेहोश करके पेट के ऊपर कट्स लगा के उसमें इंस्ट्रूमेंट डालते हैं और उसके थ्रू फिर अंदर की जो कैविटी है वो सारी विजुलाइज की जाती है, जिससे कि मालूम पड़ता है कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं है. तो डॉक्टर्स भी उसको इतने इन्वेजिव इन्वेस्टिगेशन को करने के लिए थोड़ा सा डिले करते हैं. जब तक बहुत ज़रूरी नहीं है तब तक उसको नहीं करना. अब हम ये जानेंगे कि कौन सी महिलाएं हैं जिनमें कि एंडोमेट्रियोसिस होने की संभावना अधिक होती है. ऐसी महिलाएं जिनके पीरियड्स बहुत जल्दी कम उम्र में स्टार्ट हो गए, जैसे 10-11 साल की उम्र में कई दफ़े पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं,
तो उनके कंपैरिजन में जिनके 13-14 साल में स्टार्ट हुए हैं, उनको ज़्यादा नंबर ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के थ्रू जाना पड़ता है। इसके अलावा जिनको बहुत जल्दी जल्दी पीरियड्स आते हैं, जैसे कि 28 से 30 दिन की साइकिल की बजाय उनकी 21 दिन, 22 दिन, 23 दिन की साइकिल है, तो भी उनको ज़्यादा नंबर ऑफ साइकिल्स के थ्रू दे हैव टू गो थ्रू। इसके अलावा अगर ब्लीडिंग का टाइम ज़्यादा है, 3-4 दिन इज़ अ नॉर्मल टाइम, 5 दिन, पर किसी को 7 दिन, 8 दिन ऐसे ब्लीडिंग चलती है, उन लोगों को भी इस बात की संभावना ज़्यादा है। या फिर कभी ऐसा भी होता है कि जैसे कि बहुत फ्लो बहुत ज़्यादा है, जब बहुत ज़्यादा फ्लो होता है तब भी उसमें ऐसा होता है। वो महिलाएं जिनके बच्चे कम होते हैं, जैसे एक ही बच्चा हुआ, मैक्सिमम 2 हुए, उनको ज़्यादा चांस है। जिन महिलाओं ने ब्रेस्ट फीड नहीं कराया बच्चों को या बहुत कम समय तक कराया, उन लोगों को होने का चांस ज़्यादा है। ऐसी महिलाएं जो कि मैल न्यूट्रिशन है, जिनका इम्यूनिटी जिनकी कम है, उनको इस बात का ज़्यादा संभावना रहती है। ये चीज़ ऐसी है कि किसी को भी हो सकती है, स्पेशली जिनके लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल कंजम्पशन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ है, उन लोगों को इस प्रॉब्लम को होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अब हम ये जानेंगे कि ये होता क्यों है। एक्चुअली तो सच पूछा जाए तो 100% तो इवन मेडिकल साइंस को भी नहीं मालूम कि क्यों होता है, लेकिन कुछ थ्योरीज हैं जिनके बारे में हम आपको थोड़ा बहुत बताएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे, कि जिससे आपको आइडिया हो कि महिलाएं पूछती हैं अक्सर कि भाई हमें क्यों हो गया, हमने क्या किया ऐसा जो कि हमको ऐसा हो गया। तो उसके लिए ये कुछ थ्योरीज हैं जो हम आपको डिस्कस कर सकते हैं। एक सबसे बड़ी वो इम्प्लांटेशन थ्योरी है, जो बहुत पुरानी है और सबसे ज़्यादा उसी को मानते हैं। उसमें ये कहते हैं कि जैसे जब यहाँ पे एंडोमेट्रियम पीरियड्स के टाइम पे शेड हो रही है तो नीचे तो जा ही रही है, इसके अलावा ये जो यूट्रस है इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, जैसे आपको पेन होता है पीरियड्स के टाइम पे बिकॉज ऑफ दोज कॉन्ट्रैक्शंस। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो इन ट्यूब्स के थ्रू ये जो ब्लड है ना सिर्फ नीचे जा रहा है, इनके थ्रू ये एब्डोमेन के अंदर भी जाने लगता है। जब ये एब्डोमेन के अंदर जाता है तो ये गिरते जाते हैं सेल्स, ये ब्लड सेल्स हैं जो ओवरी के ऊपर हैं, ट्यूब्स के ऊपर हैं, या आगे पीछे। जैसे कि आपको थोड़ा सा एक मॉडल दिखाती हूँ जिससे आपको कुछ आइडिया हो कि जो यूट्रस की क्या रिलेशनशिप है और ऑर्गन से। जैसे आप ये इसके पीछे देख रहे हैं, ये बाउल है, लार्ज बाउल है, ये इसके बिल्कुल साथ चिपका हुआ है। तो ये इस दोनों की जो जगह की, जो बीच की जगह है, इसको हम रेक्टोसिग्मॉइड स्पेस कहते हैं। यहाँ पे डिपॉजिट्स, बड़े बड़े डिपॉजिट्स हो जाते हैं। ये यूरिनरी ब्लैडर है, यहाँ पे बड़े बड़े डिपॉजिट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें यहीं पे गिरती रहती हैं, ओवरी के ऊपर, ट्यूब्स के ऊपर, ब्लैडर के ऊपर या फिर बाउल के ऊपर। क्योंकि ये सेल्स कुछ लाइव सेल्स होते हैं, दे आर नॉट कम्प्लीटली डेड सेल्स, तो ये इन पेरिटोनियल सर्फेसेस पे दे सॉर्ट ऑफ टेक होल्ड और वहीं पे ग्रो करने लगते हैं। जब वहाँ पे ग्रो करने लगे तो एवरी टाइम जब साइक्लिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स आते और जाते रहते हैं और ब्लीडिंग होती है, तो हर साइकिल में वही सेल्स जो यहाँ वहाँ इकट्ठे हो गए हैं वो फिर ब्लीड करते रहते हैं एंड दे प्रोड्यूस एंडोमेट्रिक डिपॉजिट्स, बड़े बड़े गांठें पड़ जाती हैं उसकी वजह से। सो ये एक इम्प्लांटेशन थ्योरी है जिसको हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत पुरानी थ्योरी है और सबसे ज़्यादा इसको माना जाता है। और भी थ्योरीज हैं, जैसे कि एक मेटाप्लेजिया थ्योरी है, शायद आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो। जैसे अपनी एब्डोमिनल ऑर्गन्स जितने भी होते हैं उनके ऊपर एक पतली सी झिल्ली रहती है, एक बड़ी स्मूथ सी झिल्ली होती है जिसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। उस पेरिटोनियम का कुछ ऐसा, किसी भी झिल्ली का वैसे तो बॉडी में उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ये होता है कि वो चेंज हो सकती है किसी और तरह की टिश्यू में, एंड वो टिश्यू इट कैन बी जो एंडोमेट्रियम का जो अंदर की लाइनिंग है उसी में चेंज हो गई, और देन इट स्टार्ट्स रिस्पॉन्डिंग टू द हॉर्मोन्स इन एवरी साइकिल। सब लोग इस थ्योरी को नहीं मानते हैं, बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एस्टैब्लिश्ड थ्योरीज। और थ्योरीज ये हैं जैसे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी की थ्योरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो वो आपकी ये जो ब्लड, नॉर्मली क्या होता है कि जब ब्लड नीचे गिरता है अंदर जाके यहाँ गिरता जाता है
तो एक तरह से जो बॉडी के इम्यून सेल्स हैं वो उनकी सफाई करते रहते हैं, झाड़ू लगती रहती है। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जहाँ फुटफॉल बहुत ज़्यादा होता है, एवरी हाफ एन आवर एक आदमी आता है जो पोछा लगा के चला जाता है, तो जितनी भी गंदगी आएगी वो सब निकल जाएगी। उसी तरह से अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आपके जो मैक्रोफेजेस हैं, जो सेल्स जो आपको इसकी सफाई करने वाले हैं, वो सारी चीज़ों को इसको सफाई करते जाते हैं और इनका चांस ही नहीं मिलता कि वहाँ पे फुट होल्ड कर सकें। लेकिन अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है बिकॉज ऑफ योर पुअर न्यूट्रिशन, पुअर एक्सरसाइज, पुअर लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहल, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल, इन सब की वजह से अगर इम्यून सिस्टम वीक है तो यही चीज़ जो है वो इतना ही जल्दी फुट होल्ड कर लेती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स हैं, एयर में पोल्यूटेंट्स हैं, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, कितना एयर में है, वाटर में है, ये सब चीज़ें इवन स्मॉल क्वांटिटीज़ में अगर लंबे समय तक एक्सपोजर होता रहे बॉडी को तो ये इस तरह से आपका इम्यून सिस्टम को वीक कर देती हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने आजकल तो सभी लोग यूज़ करते हैं, प्लास्टिक का यूज़। प्लास्टिक बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और प्लास्टिक में ख़ास तौर पे अगर गर्म हो, जैसे आपने गरम खाना रख दिया, सुबह बच्चे के लिए टिफ़िन बनाया, गरम गरम उसमें रख के बंद करके भेज दिया, 2-3 घंटे वो गरम खाना उस कांटेक्ट में रहा, या बॉटल आपकी पानी की बॉटल पानी से भरी हुई कार में रखी हुई है, धूप पड़ती रही उसमें, वो गर्म होती रही, बाद में वो ये आपने पानी पी लिया, तो उसमें एक सब्सटेंस होता है जिसको BPA कहते हैं, दैट हैज़ एन ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी। एक केमिकल है जिसकी ईस्ट्रोजेनिक एक्टिविटी होती है और अगर ये लंबे समय तक धीरे 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 आपके बॉडी में चला जाए थ्रू वाटर एंड फूड, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है एंड इट इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स विच कैन इवन लीड टू एंडोमेट्रियोसिस और आपका इम्यून सिस्टम वीक कर सकता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे रेजन्स होते हैं, बहुत से कॉस्मेटिक्स में बहुत चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे परफ्यूम्स होते हैं, इंसेंस हैं, इन सब चीज़ों में जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं, इन सब में BP होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, सभी लोग, ज़्यादातर महिलाएं एक्टिव लाइफस्टाइल को छोड़ के, स्पेशली जो यंग वुमेन है, दे आर ऑल सिटिंग ऑल द टाइम वर्किंग, तो उनको ये बहुत ज़्यादा होने का चांस रहता है। स्ट्रेस का मैंने आपको पहले ही बताया। तो एनीथिंग विच इज़ फूड, कौन सा फूड है विच यू शुड अवॉइड करने के लिए, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग, वो तो बताया है मैंने आपको। इसके अलावा रेड मीट ऑफ एनी सॉर्ट, जैसे कि हैम है, बीफ है या रेड मीट्स हैं, कोई भी किसी भी तरह के, दे ऑल हैव दिस प्रॉब्लम। इसको आपको जहाँ तक हो सके उसको अवॉइड करना चाहिए। कौन से फूड हैं जो अच्छे हैं आपके लिए, कौन से फूड हैं जो विच विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी, ये इंक्रीज करने वाले हैं फ्रेश वेजिटेबल्स हैं, होल ग्रेन्स हैं, या फिर जैसे मशरूम्स हैं, ब्रोकली हैं, इन सब चीज़ों में जो आपको सब्सटेंसेस मिलेंगे, दे विल इंक्रीज योर इम्यूनिटी एंड आपका जो रेजिस्टेंस पावर है वो बढ़ जाती है। अब ये एंडोमेट्रियोसिस अगर हो जाता है तो कैसे इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट तो डॉक्टर्स ही करेंगे, पर आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि इसके लिए क्या कर सकते हैं। एक तो ये मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। इसका मेडिकल ट्रीटमेंट से जिन लोगों को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम नहीं है और सिर्फ पेन की प्रॉब्लम है, उनके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट ही ज़्यादा अच्छा रहता है, लंबे समय तक चलता है। और कभी कभी तो पहले इनिशियली हम लोग 9 महीने तक ऐसा स्टेज बनाते थे जिसमें कि पीरियड ही ना आए। जब पीरियड नहीं आता तो सारे जितने पहले के बने हुए डिपॉजिट्स हैं, दे डाई डाउन, उनकी एक्टिविटी सब खत्म हो जाती थी एंड उसके बाद फिर अपने आप ही वो सिम्टम्स ख़त्म हो जाते हैं। आजकल भी और कई तरह की दवाएं हैं, नई दवाएं हैं, इंजेक्शंस हैं, जिनकी से हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इनफर्टिलिटी पेशेंट्स में ज़्यादातर ट्रीटमेंट इस तरह का ट्रीटमेंट काम नहीं करता। उनके लिए एक्टिवली लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करनी पड़ती है। अगर चॉकलेट सिस्ट बना हुआ है तो उसको काट के निकाल के उसके जो कंटेंट्स हैं उसको सब निकाला जाता है, उसकी अंदर की लाइनिंग को हटा देते हैं, जिससे कि वो फिर से ओवरी अपना ठीक से काम कर सके। या फिर जो पीछे की तरफ डिपॉजिट्स हो गए हैं उन सबको जला दिया जाता है लैप्रोस्कोपिकली। तो वो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो ऑपरेशन के बाद
जल्दी कंसीव कर लेते हैं। जो पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जो कंटिन्यूअस पेन होता ही रहता है जिनको, और जिनकी चाइल्ड बेयरिंग ऑल्सो इज कंप्लीट, उनके लिए फिर और कोई रास्ता नहीं सिवाय इसके कि वो कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस एंड ओवरीज एंड ट्यूब्स एंड एवरीथिंग, वो सब निकालने के बाद फिर वो आराम से रह पाती हैं और अपने सिम्टम्स से फ्री हो पाती हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स एज, उनकी जो फर्टिलिटी है, जो उनको जितनी ज़रूरत है बच्चे होने की या नहीं, और उनके सिम्टम्स कितने ज़्यादा सिवियर हैं, उनकी लाइफस्टाइल को कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं, उसके हिसाब से ये ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। और वो तो डेफिनेटली डॉक्टर्स ही डिसाइड करेंगे कि क्या बेस्ट है आपके लिए। ये सब्जेक्ट थोड़ा नया है और ज़्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं होता, पर अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स सबसे शेयर करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। फिर नेक्स्ट अगले हफ्ते फिर से मिलेंगे। थैंक यू।